ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे शायद। ठीक है, देखिए चलो, चलिए पिछले क्लास में यहीं से पढ़े थे। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम पिछले क्लास में पढ़े थे। कर क्या पढ़े थे? गतिक ईएमएफ पढ़े थे। फिर उसके बाद स्वप्रेरण और क्या, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वप्रेरण के लिए फ्लक्स का फार्मूला फाई बराबर एल आई, और न्यून प्रेरण के लिए फाई बराबर एम आई। ये ध्यान रखिएगा, आगे यूज होगा। ठीक है। इसके बाद पढ़े थे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का था? दो, ऊंचाई और क्या, अपचाई। उसके बाद ट्रांसफार्मर का बनावट। उसके बाद फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार ट्रांसफार्मर का एक प्रूव किए थे, प्रूव किए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का आज पढ़ना है क्या, दक्षता। क्या पढ़ना है? दक्षता। चलिए देखिए, ट्रांसफार्मर का दक्षता आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर का क्या कहते हैं? दक्षता। आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर का क्या कहते हैं? दक्षता। ठीक है। आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर का क्या कहते हैं? दक्षता। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ये देखिए, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन में उपयोग होता है। लेकिन एग्जाम में ये पूछ देगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग और अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग, क्योंकि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का था? दो। पूछ देगा ऐसा ही कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के उपयोग को लिखें। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, इसके उपयोग को लिखें। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, इसके उपयोग को लिखें। तो बोलिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत के संचार में होता है। संचार मतलब विद्युत को एक जगह से कहाँ ले जाने में, दूसरे जगह ले जाने में कौन ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है? ऊंचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत के किस में होता है? मतलब विद्युत को बांटने में। जैसे पावर हाउस से ट्रांसफार्मर को बिजली मिलता है, ट्रांसफार्मर से अलग अलग घरों को बिजली मिलता है, तब विद्युत के वितरण में, विद्युत को बांटने में। तो देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत के संचार में, मतलब विद्युत को एक जगह से कहाँ ले जाने में, दूसरे जगह ले जाने में होता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत के वितरण में होता है। कोई दिक्कत? एक बार और देख लीजिए, आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर का दक्षता कहते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन में होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत के संचार में होता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत के वितरण में होता है, मतलब विद्युत को बांटने में होता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़े। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, कौन हानि? हाँ, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहा है आजकल। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय के बारे में बताएं, या लौह क्षय के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, ताम्र क्षय, ताम्र मतलब तांबा, तांबा मतलब कॉपर। तो देखिए, जब ट्रांसफार्मर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर का तार गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। फिर से देखो, जब ट्रांसफार्मर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर किसका तार है? ट्रांसफार्मर के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर का तार है, जो गर्म करके क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा किस में बदला है? ऊष्मा में। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत ऊर्जा किस में बदल गया है? ऊष्मा में बदल गया है। तो इस प्रकार किसका क्षय ये कहलाएगा? ताम्र क्षय। कौन क्षय? ताम्र क्षय मतलब तार, ताम्र मतलब तांबा, तांबा मतलब कॉपर के कारण ही ऊष्मा क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। तो विद्युत धारा का हानि किस रूप में हो रहा है? ऊष्मा के रूप में। तो किसके कारण हो रहा है? कॉपर के कारण, इसलिए नाम क्या पड़ा है? ताम्र क्षय। फिर से देखिए, जब ट्रांसफार्मर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर का तार गर्म होकर क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा। जब ट्रांसफार्मर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर का तार गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, मतलब विद्युत धारा किस में बदला है?
उष्मा में। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा किस में बदल रहा है? उष्मा में। इसलिए इसे कौन क्षय कहेंगे? ताम्र क्षय। कोई दिक्कत? लौह क्षय। याद करो, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो नरम लोहा का बना होता है, बताए थे पिछले क्लास में। ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना होता है? नरम लोहा का। तो लोहा तो है उसमें। तो देखिए, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर में लोहा के कोर में या नरम लोहा के कोर में, ट्रांसफार्मर में लोहा के कोर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो भंवर धारा के रूप में ऊर्जा का, अब समझिए, ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर कोर है। कोर किसका बना है? लोहा का। कोर किसका बना है? और उस नरम लोहा के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। किसमें? तो क्या उत्पन्न होगा? तुमको बताया था ना कि भंवर धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है, मशीन खराब हो सकता है, ट्रांसफार्मर का धातु पिघल सकता है। तो एक प्रकार का ये हानि न करेगा, इसीलिए नाम क्या पड़ा है? लौह क्षय या लौह हानि भी लिख देता है। लौह हानि भी लिख देता है। कोई दिक्कत? बोलिए जल्दी। ट्रांसफार्मर के नरम लोहा के कोर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो भंवर धारा उत्पन्न होता है। और भंवर धारा क्या करता है? हानि ही करता है। आपको पहले ही बता चुके हैं, भंवर धारा मशीन को खराब कर सकता है, मशीन के गति को धीमा कर सकता है, मशीन को जला सकता है, बताए थे, मशीन के अंदर धातु को क्या कर सकता है? पिघला सकता है। तो यह हानि ही करेगा भंवर धारा। तो देखो, ट्रांसफार्मर के लोहा के कोर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो भंवर धारा उत्पन्न होता है, जिससे ऊर्जा का क्या होता है? हानि होता है। तो इसे कौन क्षय बोलते हैं? लौह क्षय। किसी को कोई दिक्कत? फ्लक्स क्षय। कौन क्षय? फ्लक्स क्षय। ट्रांसफार्मर में कितना कुंडली होता है जी? प्राथमिक और, पिछले क्लास में यही बताए थे। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्णतः कोर से, ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होता है, प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों से जो विद्युत क्षेत्र रेखा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है वो पूरा का पूरा कोर से नहीं गुजरता है। कुछ कहाँ से गुजरता है? कुछ रेखाएं वायु से भी गुजरती है। मान लो 100% रेखा निकला, 95% कोर से गुजरा, 5% वायु से गुजरा, तो 5% का क्या हो गया? लॉस हो गया। 5% का क्या हो गया? लॉस हो गया। वो अब विद्युत ऊर्जा में बदलेगा नहीं। 5% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो देखो, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्णतः कोर से नहीं गुजरती है, कुछ रेखाएं वायु से भी गुजरती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि फ्लक्स का क्षय इसमें होता है, क्योंकि फ्लक्स तुम लोग पढ़े हो ना। किसी क्षेत्र से जितना चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर जाए उसी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ 100% निकल रहा है तो 95% गुजरेगा, 5% नहीं गुजरेगा, तो फ्लक्स में क्या हो गया? हानि। तो इसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स क्षय। बात समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स क्षय। कोई परेशानी? क्लियर है? जल्दी बोलो। तो देख लो, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्णतः कोर से नहीं गुजरती हैं, कुछ रेखाएं वायु से भी गुजरती हैं, जिसके कारण फ्लक्स का क्षय होता है। क्लियर है? कोई परेशानी? पिछले क्लास में तो ये पढ़ लिया है। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार या पटलित बनाया जाता है, क्यों? बता चुके हैं। ट्रांसफार्मर को तेल में डुबा कर रखते हैं, क्यों? ये भी बता चुके हैं। ठीक है, अब जितना पढ़े हैं थोड़ा सा रिवीजन कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए, ट्रांसफार्मर का दक्षता किसे कहते हैं? आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के क्या अनुपात को ट्रांसफार्मर का क्या बोलते हैं? दक्षता बोलते हैं। आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर का क्या बोलते हैं? दक्षता बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का उपयोग बताओ। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बोलो। हाँ, ठीक है। एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन में उपयोग होता है। आगे बताइए।
और एक है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत के संचार में होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर विद्युत को एक जगह से कहाँ ले जाता है, दूसरे जगह। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत के संचार में होता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत के वितरण में होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़, आगे क्या था अभी यही आपको बताना है, बोलिए। ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को बताएं। ठीक है। ट्रांसफार्मर से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर का तार गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्युत ऊर्जा का हानि ऊष्मा के रूप में होता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आप बताइए। लौ क्षय, ट्रांसफार्मर के लौ क्षय को बताएं। ट्रांसफार्मर के लोहा के कोर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो भंवर धारा के रूप में ऊर्जा का हानि होता है। इसे ट्रांसफार्मर का लौ क्षय कहते हैं। ट्रांसफार्मर के लोहा के कोर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो भंवर धारा के रूप में ऊर्जा का हानि होता है। इसे ट्रांसफार्मर का लौ क्षय कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से। पीछे फ्लक्स क्षय, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्णतः कोर से नहीं गुजरती हैं, कुछ रेखाएं वायु से भी गुजरती है, जिसके कारण इसके फ्लक्स में क्या होता है, हानि होता है, और इसे क्या बोलते हैं, फ्लक्स क्षय कहते हैं। कोई दिक्कत? ये तो पढ़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है क्यों? ट्रांसफार्मर को तेल में डुबा कर रखते हैं क्यों? कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब देखो, अब प्रूफ करना है। देख लो, यही प्रूफ है और ये प्रूफ आपको करना है। प्रूफ ध्यान से समझिएगा, जो भी प्रूफ समझाएंगे बहुत ध्यान से। पीछे का फार्मूला भी आएगा इस चैप्टर का। ये चैप्टर आज लगभग समाप्ति की ओर है। कल प्रत्यवर्ती धारा एसी 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा। प्रत्यवर्ती धारा एसी 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा, कल खत्म भी हो जाएगा। उसके बाद चुंबक स्टार्ट होगा 20 तारीख तक, मतलब खत्म हो जाएगा सारा चैप्टर। बचेगा केवल क्या? प्रूफ। तो 21 तारीख से प्रूफ दो को डेली पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं 30 तारीख तक उतना पढ़ा देंगे। ठीक है? 10 दिन में 20 को पढ़ोगे, अब पहले से 6-7 को पढ़े ही हो गया। उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। मैक्सिमम 25 को प्रूफ पढ़ना है, मैक्सिमम 30 को जाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाओगे। ठीक है? क्योंकि उससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ऐसे भी याद नहीं रहेगा। बहुत मुश्किल है याद करना, इतना तो आसान है नहीं। किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा, हाँ बाबू कल से टेस्ट स्टार्ट होगा, बता दिए हैं। इस बैच में भी जान लीजिए, कल से टेस्ट स्टार्ट होगा 10 से 11, 10 से 11 कल से स्टार्ट होगा और 30 जनवरी तक चलेगा लगातार टेस्ट। 30 जनवरी तक लगातार टेस्ट चलेगा। 25 तक चलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर का? केवल 2 नंबर का क्वेश्चन, एक भी लॉन्ग क्वेश्चन उसमें नहीं होगा। केवल कितना नंबर का क्वेश्चन होगा, और टाइमिंग होगा 10 से 11। कल केमिस्ट्री का टेस्ट है, परसों फिजिक्स का टेस्ट होगा। हम बांट देंगे कितना कितना चैप्टर का होगा। कल केमिस्ट्री का 3 चैप्टर का टेस्ट है, ठोस अवस्था, विलयन और क्या, वैद्युत रसायन। 3 चैप्टर से हम 20 को क्वेश्चन देंगे, जिसमें को बनाना होगा। तो 10-12 को क्वेश्चन आसान होगा, 5-6 को क्वेश्चन उठपटांग होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरह का एग्जाम में आता है उसी तरह का हम क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। पढ़े सब हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग भी घूम सकता है, लेकिन 10 को क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। 10 को क्वेश्चन बनाने लायक रहेगा, कुछ क्वेश्चन उठपटांग रहेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस सबका करना है। बनाइएगा भले एग्जाम में कहो 10 को, लेकिन प्रैक्टिस सबका कर लेना है। हम क्वेश्चन लिख देंगे, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा,
पेज लेकर आना। पेज भी देंगे हम ही, ठीक है देखते हैं। पेज लेकर आना, ज्यादा हो जाएगा तो घर लेकर जाना। 10 से 11 टेस्ट होगा 25 तारीख तक। ऐसे इसमें 5 दिन होगा, 5 दिन 2 नंबर का क्वेश्चन का टेस्ट होगा केमिस्ट्री का, 4 दिन किसका होगा, फिजिक्स का। केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा बड़ा है आपको मालूम है, इसलिए उसको कितना टेस्ट दिया गया है 5, और फिजिक्स का 4, केवल 2 नंबर के लिए। केवल कितने नंबर के लिए? 27, 28, 29, 30, 4 दिन होगा लॉन्ग क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन। 6 को क्वेश्चन देंगे, कितना बनाना होगा? 3 बनाना होगा, बात खत्म। 40 से 45 मिनट का ही समय होगा, उतना ही देर में बनाना होगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपको उतना ही समय मिलता है। 1 घंटा किसके लिए मिलता है? ऑब्जेक्टिव के लिए। 1 घंटा 2 नंबर के लिए, और 1 घंटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 3 घंटा का ही समय होता है। 3 फॉर्मेट है, तीनों के लिए कितना कितना घंटा होता है? 1-1 घंटा ही होता है। ये बात समझिए। आपको लॉन्ग क्वेश्चन 1 घंटा में ही आपको 3 को बनाना है। और वो 1 घंटा तो कहने के लिए होता है, लेकिन 1 घंटा आपको मिलेगा वही मैक्सिमम मानकर चलिए 45 से 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। कि मान लो पेपर बांटना है, पेपर बटोरना है, आप चेक करने आता है, अटेंडेंस शीट बनाता है, मानकर चलिए कि 10-10 मिनट घटा लीजिए आप सब में। 50 मिनट, 45 मिनट नहीं, चलिए। और 3 घंटा का ही एग्जाम होता है। 3.25 घंटा आपको समय देता है, सब 15 मिनट पढ़ने के लिए और 3 घंटा क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन उसमें बहुत सारा तामझाम होता है, तो वो अभी वो समझ कर समझिए कि 2.5 घंटा का आपका एग्जाम है। चलिए, किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, प्रूफ है, ध्यान दीजिएगा। विभवांतर पढ़े हो? विभवांतर क्या होता है? V बराबर W बटा क्या होता है? Q। फॉर्मूला तो याद होगा, V बराबर W बटा Q। अब याद करो, कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही, ऊर्जा को किससे दिखाते हैं? अब एक चीज और बताए होंगे, याद करो, विभवांतर ही ईएमएफ है। कई बार पढ़े हो, विभवांतर को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो V बराबर W बाई क्यू, V का जगह क्या लिख सकते हैं? E, और W का जगह, तो देखो क्या होगा, अब फार्मूला हो जाएगा E बराबर W का जगह U बटा Q। मैथ के नियम के अनुसार अगर ऊपर D लगाते हैं तो नीचे वो क्या लगेगा? तो D लगाते हैं, देखिए E बराबर ऊपर D लगाते हैं तो DU और नीचे DQ। ऊपर D लगाए तो नीचे वो D लगा दिए, D कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर E है ना, ये E को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, E को थोड़ा सा ध्यान से बोलिए। एक चीज हमको बताइए, स्वप्रेरणा पिछले क्लास में पढ़े थे, फॉर्मूला आया था फाई बराबर क्या आया था? क्या फाई बराबर क्या आया था? देख सकते हो, अभी दिखा भी देते, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ना। स्वप्रेरणा में चुंबकीय फ्लक्स क्या आया था? फाई बराबर एल आई, फाई बराबर एल आई। ध्यान से देखिए, फाई बराबर एल आई। अब याद कीजिए, फैराडे का 2 नियम था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम का कुछ फार्मूला था क्या जी? क्या था? E बराबर -d∅/dt, ऐसा कुछ था, -d∅/dt। कितना फेरा के लिए? और n फेरा के लिए n से गुणा किए थे। ये वो भी दिखा देते हैं, आप पढ़े होंगे फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का कौन नियम? द्वितीय नियम। E बराबर -d∅/dt, 1 फेरा के लिए, n फेरा के लिए n से गुणा करेंगे। बात कुछ समझ में आया? अब देखिए आप, d∅/dt, फाई का मान कितना है जी? तो एल आई रख सकते हैं यहाँ पर, माइनस डी, फाई बराबर क्या? एल आई बटा डी टी। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो तुम पढ़े हो, बहुत पढ़ लिए। तो जो भी स्थिरांक, एल क्या है? स्थिरांक, जिसका नाम क्या है? स्वप्रेरकत्व, बताए थे। एल क्या है? स्थिरांक। तो स्थिरांक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कहाँ जाता है? बाहर।
तो बाहर जाएगा ये, तो ई बराबर बाहर भेजिए माइनस एल डी आई बाई डी टी। एक फार्मूला आया कि नहीं, यहाँ देखो तो किसका फार्मूला आया, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। देख लो कोई दिक्कत है तो बोलो। फाई बराबर क्या, एल आई, ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई का मान एल आई रखे, एल कहाँ गया बाहर, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। बताइए माइनस क्या बताता है, दिशा। दिशा का जरूरत होगा तो माइनस रखेंगे, नहीं जरूरत होगा तो नहीं रखेंगे। तो इस प्रूफ में कोई दिशा का जरूरत नहीं है तो माइनस नहीं रखेंगे। बोलो ई के जगह आप क्या रखेंगे, माइनस हटाकर ई के जगह क्या रखेंगे, एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई क्या डी टी, सही लिखे हैं देख लो। माइनस हटा दिए हैं क्योंकि दिशा का जरूरत नहीं है। तो क्या बचा, एल डी आई बाई डी टी बराबर डी यू बटा क्या, डी क्यू। कोई दिक्कत, देख लो कोई दिक्कत है तो बोलो। ई बराबर एल डी आई बाई डी टी बराबर डी यू बाई डी क्यू। ये भाग में है, इधर भेज कर क्या करेंगे, गुणा, इधर भेज कर क्या करेंगे, गुणा। तो एल डी आई बटा क्या डी टी इंटू इंटू क्या डी क्यू बराबर क्या डी यू। सही लिखे हैं तुम देखना, एल डी आई बाई डी टी, डी क्यू भाग में इधर जाकर क्या होगा, गुणा, बराबर क्या डी यू। ठीक है। अब देखो तुम ये भी फॉर्मूला पढ़े हो विद्युत धारा का, आई बराबर क्यू बटा क्या, पढ़े हो। आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी। धारा बराबर आवेश बटा समय। तो बोलो ऊपर डी लगाएंगे तो नीचे वो क्या लग जाएगा, तो ऊपर डी लगाएंगे तो क्या होगा डी क्यू, और नीचे डी लगाएंगे तो क्या होगा डी टी। कोई दिक्कत, पीछे ऊपर डी लगाएंगे तो डी क्यू, नीचे डी लगाएंगे तो डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी, इधर देखो डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर है, तो इसमें देखो कहीं डी क्यू बाई डी टी है, डी क्यू और नीचे क्या है, तो डी क्यू ऊपर डी टी नीचे। तो डी क्यू बाई डी टी के जगह क्या लिखेंगे, तो बोलो फार्मूला क्या आया, एल डी आई गुणे गुणे डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर, आई के बराबर, आ बराबर क्या डी यू। ये गुणा करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो एल आई और क्या डी आई, आई गुणे आई, आई स्क्वायर मत कर देना क्योंकि ये आई नहीं है, क्या है डी आई है, छोटा आई है, डी मतलब छोटा कर रहा है इसलिए आई पहले आया है। एल आई डी आई बराबर डी यू। ठीक है, इसको सीधा कीजिए, इसको यहीं पर हम सीधा कर देंगे तो क्या होगा, डी यू बराबर एल आई डी आई। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं देखिएगा, इधर भी इंटीग्रेशन होगा इधर भी इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एल आई डी आई। ठीक है, तुम बताओ, अब इंटीग्रेशन तो बहुत पढ़े हो, डी यू का इंटीग्रेशन, डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई, डी टी का टी, तो डी यू का यू। अब बोलो कोई भी स्थिरांक इंटीग्रेशन में कहाँ जाता है, क्या बाहर जाएगा, एल बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई। बताओ इस आई का पावर कुछ नहीं है तो कितना है, पावर वाला इंटीग्रेशन पढ़े हो, जितना पावर होगा उसमें कितना जोड़ेंगे एक, और वही पावर कहाँ आ जाएगा नीचे। तो बोलिए u बराबर एल गुणे आई का पावर कितना है 1, उसमें कितना जोड़ेंगे 1, वही पावर कहाँ आ जाएगा 1 + 1। कुछ याद आया, यही ना था, किसी का कुछ पावर नहीं है तो कितना है 1, जितना पावर है उसमें एक जोड़ेंगे वही पावर नीचे। तो बोलिए क्या होगा, u बराबर एल आई स्क्वायर बटा क्या 2। अच्छा 2 नीचे है तो 1/2 लिख सकते हैं इसको, तो इसलिए u बराबर 2 नीचे है तो 1/2 लिख सकते हैं, और इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना मान लो, तो 1/2 नहीं हो गया, 1/2 और क्या बचा एल आई स्क्वायर, 1/2 एल आई स्क्वायर
देख लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। 5 नंबर का ये प्रूफ आया था। कुछ थ्योरी होगा शुरू में, माना प्रेरकत्व क्या है, एल है, वो असाइनमेंट में लिखा रहेगा 2 लाइन का थ्योरी, बाकी ये प्रूफ है। देख लो, देख लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। एक बार और समझा देते हैं। देखो, B बराबर W/Q, कार्य ही ऊर्जा है तो किससे दिखाएंगे? U से। विभवांतर ही EMF है तो किससे दिखाएंगे? E से। तो E बराबर U बटा Q। मैथ के नियम के अनुसार ऊपर D लगाएंगे तो नीचे वो क्या लगेगा? D। अब देखो E का फार्मूला, फाई बराबर क्या होता है? E बराबर -d∅/dt, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार। फाई का मान Li रखेंगे, मैथ के नियम के अनुसार L/di/dt। माइनस हटा देंगे तो क्या बचेगा? L/di/dt। फाई E के जगह L/di/dt रखे, du/dq। ये Q भाग में है, इधर जाकर क्या होगा? गुणा बराबर du। I बराबर Q/T होता है, ऊपर D लगा सकते हैं तो नीचे D लगा सकते हैं। तो dq/dt किसके बराबर? तो ये dq है, ये dt है, किसके बराबर? I के बराबर। पहले से क्या है? LDI गुणे इन दोनों को मिलाकर I बराबर du। तो LIDI बराबर du, du पहले, तो LIDI दोनों तरफ क्या करने पर? इंटीग्रेशन, लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन, राइट साइड इंटीग्रेशन, du LIDI। du का इंटीग्रेशन u, du का इंटीग्रेशन u। ये देखो, ये जो L है स्थिरांक है, कहाँ जाएगा? बाहर। क्या बचा? IDI। I का पावर कुछ नहीं है तो कितना है? 1। जितना पावर है उसमें कितना जोड़ेंगे? 1। वही पावर कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो L गुणे I का पावर 2/2, आगे कुछ नहीं है तो 1, 1/2 LI²। देख लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। प्रूफ पर तो कमांड करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, सब कॉपी में है ही, लेकिन आपको कमांड होना चाहिए तब तो बनेगा। देख लो, कोई दिक्कत है? यही तो है प्रूफ। इधर असाइनमेंट में भी आप देख सकते हो, किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा, यही ना है? देख लो, यही है। देखो, कोई दिक्कत है? बोलो ना। बात समझ में आया? कोई परेशानी? आगे बढ़े। देख लो, अगला प्रूफ क्या है। देखो, आदर्श परिनालिका का क्या? स्वप्रेरकत्व। आदर्श परिनालिका का क्या? स्वप्रेरकत्व। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, लेकिन 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ये। आदर्श परिनालिका का क्या? स्वप्रेरकत्व। आदर्श परिनालिका का क्या? स्वप्रेरकत्व। देखिए अब ध्यान से, कौन परिनालिका? आदर्श परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व को किससे दिखाते हैं जी? एल निकालना है। क्या निकालना है? तो देखिए, परिनालिका में कौन क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? परिनालिका में कौन क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। B बराबर फार्मूला होता है μ0 × N/L क्या? I। ये फार्मूला होता है, चुंबक चैप्टर में प्रूफ किया गया होगा, नोट्स में देख सकते हैं आप। लास्ट में हम चुंबक चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये प्रूफ आइबो करेगा बाद में। परिनालिका में कौन क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 × N/L I। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 × N/L I। चलिए, तार के एक फेरा में, किसके? तार के एक फेरा में चुंबकीय फ्लक्स। तार के एक फेरा में चुंबकीय फ्लक्स किससे दिखाते हैं? फाई बराबर B.A। ये चुंबकीय फ्लक्स का ओरिजिनल फार्मूला है, B.A। कितने फेरा के लिए? अब देखिए, तार के कितना फेरा में? N फेरा में चुंबकीय फ्लक्स। बताइए तो क्या होगा? N से गुणा होगा कि नहीं? 2 फेरा में 2 से गुणा होगा, 5 फेरा में 5 से गुणा होगा, तो N फेरा में N से गुणा होगा,
तो NBA ये क्या है, फाई है। फाई बराबर NBA। किसी को कोई दिक्कत? अब सबका मान रखेंगे। कैसा मान? तो देखो पहले ये 3 लाइन समझ लो। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट इंटू एन बटा एल इंटू आई, तो खुद ही एगो प्रूफ है जो चुंबक चैप्टर में आप पढ़े हैं। तो किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट इंटू एन बटा एल इंटू आई। अब देखो तार के एक फेरा में चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, B डॉट ए। तार के n फेरा में चुंबकीय फ्लक्स n से गुणा होगा NBA। NBA कोई दिक्कत? अब देखो सबका मान रखो। ये क्या है, स्वप्रेरण कल पढ़े थे। फाई बराबर फार्मूला क्या था, अब ये दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले। फाई बराबर क्या फार्मूला था, LI। तो फाई बराबर हम रखे LI बराबर ये क्या है, n गुणे किसका मान रखना है, B का मान यहाँ लिखा हुआ है। बोलो क्या है, म्यू नॉट इंटू एन बटा एल इंटू क्या आई। अब पहले से क्या है, ए मिला लो पहले। फाई बराबर क्या, LI। n का n, B का मान बताए, B का मान यहाँ निकाले हैं। क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एन बटा एल इंटू आई। अब पहले से क्या है, ए। कुछ कटेगा देखो तो, कुछ कटेगा देखो। लेफ्ट साइड आई है, राइट साइड भी क्या है, तो आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए फॉर्मूला ही डायरेक्ट आ गया, L बराबर n गुणे n क्या होगा, n स्क्वायर। दूगो n है ना, n गुणे n स्क्वायर। तो पहले म्यू नॉट लिखते हैं, म्यू नॉट n स्क्वायर a बटा क्या L। ये फार्मूला आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। किसके लिए, आदर्श परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। कौन परिनालिका का, आदर्श परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। बोर्ड पर देखो, आई से आई कट गया, तो L बराबर म्यू नॉट इंटू एन गुणे n स्क्वायर A बटा L। अब देखो ये किस माध्यम के लिए है, ये वायु के लिए है। किसके लिए है, किसी माध्यम का बात हो, किसका बात हो, किसी माध्यम। माध्यम को किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन r। लेकिन यहाँ म्यू का बात हो रहा है ना, तो किससे दिखाएंगे, तो कोई माध्यम हो म्यू आर, तो म्यू आर से गुणा कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आ गया, L बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। लिखो देखो वहां लिखा भी गया है, म्यू नॉट इंटू क्या म्यू आर n स्क्वायर A बटा क्या EL। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात समझ में आया, देख लो। किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है, कोई परेशानी, देख लो। प्रूफ में कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक चैप्टर में पढ़े हो, वो तो प्रूफ है। एक फेरा में चुंबकीय फ्लक्स B डॉट A, n फेरा में NBA। n तो फाई का मान क्या रखेंगे, LI। स्वप्रेरकत्व के लिए, स्वप्रेरण के लिए LI होता है। LI बराबर n गुणे B का मान ये है, रख दिए, A का मान रख दिए। आई से आई कट गया, फॉर्मूला आ गया। माध्यम के लिए म्यू आर से क्या हो गया, गुणा हो गया। निकालना क्या था, स्वप्रेरकत्व मतलब क्या, L आ गया। देखो वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या किसके लिए, निर्वात के लिए, और ये किसी भी माध्यम के लिए। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, कोई परेशानी, जल्दी बोलो। परसों इसका असाइनमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। कल केमिस्ट्री का असाइनमेंट मिलेगा, सारे चैप्टर का एक के साथ कल मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो एक वो प्रूफ बचा है इस चैप्टर में छोटा सा, वो कल बताएंगे। आप कल ही स्टार्ट हो जाएगा 7वां चैप्टर। मेरे ख्याल से कहीं कल ही खत्म मत हो जाए, कल नहीं खत्म होगा तो परसों चुंबक चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई परेशानी? क्लास ओवर।